बच्चों, आज के इस क्लास में आप सबका स्वागत। आज हम आपको पौधों एवं जंतुओं में जनन के बारे में बताएंगे। ये पाठ का नाम है पौधों एवं जंतुओं में जनन। जनन आप लोग पढ़े होंगे रिप्रोडक्शन, ये सजीवों में एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। जो भी सजीव हैं, सभी सजीव अपनी वंश परंपरा की निरंतरता को बनाए रखने के लिए, अपनी वंश वृद्धि को बनाए रखने के लिए अपने जैसी संतानें उत्पन्न करते हैं। तो जिस प्रक्रिया के द्वारा अपनी जैसे संतानें उत्पन्न करते हैं, उसी प्रक्रिया का नाम है जनन। जनन सजीवों का एक लक्षण है और इस जनन की प्रक्रिया के द्वारा सभी सजीव अपनी वंश वृद्धि को बनाए रखते हैं। इस प्रकार से जो है संतानें एक पीढ़ी से दूसरी, दूसरी से तीसरी, तीसरी से चौथी पीढ़ियों में संतानों की निरंतरता चलती रहती है। तो इससे एक तो आनुवंशिक जो लक्षण हैं वो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में पहुंचते रहते हैं। साथ ही साथ संतानों में भिन्नताएं भी होती हैं। बच्चों, आप जानिए कि जो भी संतान है वो अपने जनक के हूबहू अनुरूप नहीं होती। वेरिएशन होता है। वेरिएशन के कारण भी हैं। कारण है कि इसके पहले आपको हमने बताया था कि जो जनक होते हैं, जनकों के गुणसूत्र होते हैं, ये गुणसूत्रों का सम्मिश्रण होता है। तो दो पीढ़ियों के जब गुणसूत्र मिलते हैं तो उस गुणसूत्रों के कारण से कुछ न कुछ वेरिएशन आ जाती है, भिन्नता आ जाती है। साथ ही साथ वातावरणीय प्रभाव और हमारे आंतरिक शारीरिक वातावरण के प्रभाव से भी कुछ वेरिएशन होता है। इस प्रकार से थोड़ी कुछ भिन्नता संतानों में एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में आती जाती है और यही भिन्नता धीरे धीरे कई पीढ़ियों बाद एक नई जात की उत्पत्ति कर देती है। तो स्पेशली आज आपको हम जो है पौधों में जनन कैसे होता है इसके बारे में बताएंगे। रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। पौधों में जो जनन है ये दो विधियों से होता है। एक विधि है अलैंगिक, जनन। दूसरी है लैंगिक जनन। इसको हम एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं और इसको कहते हैं सेक्सुअल
रिडक्शन कहते हैं। इन दो विधियों के माध्यम से ये पादपों में, पौधों में जनन की प्रक्रिया होती है। हम अलैंगिक जनन की प्रक्रिया पढ़ेंगे। अलैंगिक जनन की प्रक्रिया कई विधियों से होती है, क्योंकि इसमें जो हमारे सूक्ष्म पादप हैं, इन सूक्ष्म पादपों में समसूत्री विभाजन के द्वारा हमारी जो कायिक कोशिकाएं हैं ये बँट जाती हैं और बँट करके उसके समान, उसके जैसा दूसरी कोशिका का निर्माण कर देती हैं। यानी इसमें जो है समसूत्री विभाजन होता है। तो समसूत्री विभाजन के द्वारा जो है ये प्रक्रिया आपको अलैंगिक जनन की प्रक्रिया में पहला है विखंडन विधि। विखंडन विधि। विखंडन विधि द्वारा जनन। दूसरा आपका आता है बीजाणु जनन। तीसरा आता है मुकुलन। और चौथा आता है खंडन। इन चार विधियों से पादपों में अलैंगिक जनन की क्रिया संपन्न होती है। पहली विधि के बारे में हम पढ़ेंगे विखंडन। विखंडन विधि द्वारा जनन जो हमारे सूक्ष्म एक कोशिकीय पादप हैं, जैसे जीवाणु, प्रोटोजोअन्स, यूग्लिना इत्यादि में ये विखंडन विधि द्वारा जनन की प्रक्रिया होती है। इसमें होता क्या है कि सपोज ये एक जीवाणु है, ये जीवाणु कोशिका है। जब इसमें अनुकूल परिस्थितियां आती हैं तो इसका जो केंद्रकीय भाग है, चूंकि जीवाणु केंद्रक विहीन होता है, प्रोकैरियोटिक कोशिका है, प्रोकैरियोटिक कोशिका है, इसलिए अनुकूल कंडीशन में ये इसकी जो भित्ति है, कोशिका भित्ति, ये कोशिका भित्ति थोड़ा सा इसमें झुकाव आता है, सिकुड़ती है और एक केंद्रकीय पदार्थ पूरी कोशिका में इस प्रकार से फैल जाता है। तीसरे कंडीशन में ये और अधिक सिकुड़ता है, केंद्रकीय पदार्थ इस प्रकार से दो भागों में बढ़ जाता है और चौथे कंडीशन में इससे दो जीवाणु बन जाते हैं। इस प्रकार से ये विखंडन विधि द्वारा प्रक्रिया में जो है अलैंगिक जनन की प्रक्रिया संपन्न होती है। दूसरा बीजाणु जनन। बीजाणु जनन में कुछ जो कम विकसित पौधे हैं, उन कम विकसित पौधों में उनमें
दृढ़ आवरण वाली छोटी छोटी कोशिकाएं बन जाती हैं, जैसे कवक है। कवक और शैवालों में इस प्रकार से जनन होता है। ये जो कवक है, कवकों में ये जो भाग आपको दिखाई दे रहा है, इसको हम स्पोरेंजिया कहते हैं। स्पोरेंजिया का मतलब होता है कि जिसमें स्पोर्स भरे होते हैं, उसी को स्पोरेंजिया कहते हैं। इसमें जो स्पोर्स भरे हैं, इनमें इन स्पोर्सों के चारों ओर एक दृढ़ आवरण वाली इस प्रकार से ऐसे भित्ति बन जाती है। ये प्रतिकूल कंडीशन में होता है। ऐसे ये भित्ति बन जाती है, और जो भित्ति बन करके इस प्रकार से ऐसे कड़े आवरण वाली सुरक्षित स्थिति में आ जाता है, इसी को नाम दिया जाता है स्पोर्स। इसी को कहते हैं बीजाणु। ये बीजाणु प्रतिकूल कंडीशन में, प्रतिकूल परिस्थितियों में ये इसकी सुरक्षा करता है, बीजाणु की सुरक्षा करता है, क्योंकि इसके चारों ओर दृढ़ आवरण वाली भित्ति बन जाती है। तो इस दृढ़ आवरण वाली भित्ति के बनने के कारण से ये बीजाणु उसी रूप में सुरक्षित रहता है, और जब अनुकूल कंडीशन आती हैं, फेवरेबल कंडीशन, अनुकूल परिस्थितियाँ, तो अनुकूल परिस्थितियों पर आने पर ये स्पोरेंजिया जो है ये टूटती है, और टूट करके इसके स्पोर्स बाहर निकल आते हैं। ऐसे ये अति सूक्ष्म होते हैं, उनको दिखाई नहीं देंगे, ये बाहर निकलते हैं, और बाहर निकल करके इन स्पोरों में, मान लीजिए स्पोर है, इन स्पोरों का जो है अनुकूल परिस्थिति में अंकुरण होता है, और अंकुरित हो करके ऐसे ये नए कवकों का निर्माण कर देते हैं। ये अंकुरित स्पोर है। अंकुरित बीजाणु। तो अनुकूल परिस्थितियों में अंकुरित होता है, अंकुरित हो करके नए स्पोर्स बना देते हैं। बच्चों, आजकल मौसम इन कवकों का चल रहा है। आप अपने घरों के आसपास देखते होंगे, छोटे छोटे सफ़ेद रंग के गुंबदाकार छत्रक के आकार के, शंक्वाकार आकार के जो है ऐसे आपको उगते हुए ये दिखाई देते हैं। ऐसे अम्बेल सेब, ऐसे अम्बेल सेब भी होते हैं, ऐसे छत्रक के आकार के, ऐसे बटन के आकार के छोटे छोटे भूमि में सफ़ेद रंग के आपको उगते हुए दिखाई देते हैं। ये सब कवक हैं। कवक की बहुत सारी प्रजातियां हैं। यद्यपि आप देख रहे हैं कि इस समय जो है कवकों का उत्पादन भी लोग कर रहे हैं, कवकों को खाने में प्रयोग कर रहे हैं। इसमें क्योंकि बहुत अच्छे प्रोटीन्स की मात्रा भी पाई जाती है, तो इनका मार्केट में आपको अवेलेबल भी होता है कवकों का। तो धनार्जन के लिए जो है ये कवक भी है, इनकी कई प्रजातियां हैं जिनका कि हम उपयोग करते हैं। तो ये स्पोर्स जो अंकुरित, आजकल वातावरण में नमी है, ज़मीन में नमी है, इसके कारण से ये अनुकूल परिस्थितियां हैं, और ये जगह जगह आपको सड़े गले पदार्थों पर आपको उगते हुए जो है ये दिखाई देते हैं। तो इस प्रकार से इसमें बीजाणु जनन की
प्रक्रिया जो है संपन्न होती है ऐसे पादपों में। तीसरा सिस्टम इसका आता है मुकुलन विधि, जिसको हम बडिंग सिस्टम कहते हैं। इस मुकुलन विधि में कुछ ऐसे सूक्ष्म पादप होते हैं जिनमें मुकुलन विधि द्वारा जनन की प्रक्रिया होती है। इसमें जैसे ईस्ट एक इस प्रकार से मान लीजिए ईस्ट कोशिका है। ईस्ट कोशिका जब अनुकूल परिस्थितियां आती हैं तो अनुकूल परिस्थितियों में इस ईस्ट कोशिका में एक छोटा सा ऐसे उभार निकलता है। इस उभार को कहते हैं मुकुल। इसी को कहते हैं बड, कली, मुकुल, बड, कलिका एक निकलता है और ये कलिका बढ़ती है और बढ़ करके बड़ी होती है। कभी कभी जो है ये मातृ कोशिका से अलग होकर के संतति कोशिका बन जाती है। दो ईस्ट बन गए। लेकिन कभी कभी इसमें कंडीशन ऐसी भी आ जाती हैं कि मातृ कोशिका से जुड़े होने पर जो आपकी संतति कोशिकाएं हैं उनमें भी ये ऐसे बड निकलने शुरू हो जाते हैं और निकल करके जो है ये वृद्धि करता है। वृद्धि करके ऐसे बड़ा हो गया, फिर इसमें संतति कोशिकाएं निकल जाती हैं, फिर ये बड़ा हो गया और फिर ऐसे संतति कोशिकाएं निकलती हैं। इस प्रकार से एक चेन, एक श्रृंखला जैसी संरचना बन जाती है। और इस प्रकार से ये ईस्ट का प्रयोग ज़्यादातर आप देखते हैं कि जो आपके बेकरी उद्योग हैं, इन बेकरी उद्योगों में इनका प्रयोग किया जाता है। तंदूरे की रोटी बनाना, जलेबी बनाना, बिस्कुट बनाना, उसमें इस ईस्ट का तो ये फर्मेंटेशन की क्रिया होती है। और इस फर्मेंटेशन की क्रिया में इस प्रकार से इस मुकुलन विधि द्वारा ये जनन की प्रक्रिया के द्वारा ये संपन्न होती है। तो एक श्रृंखला के रूप में ये ईस्ट के जो है मुकुलों के द्वारा ये जनन हो जाता है। चौथा आपका आता है खंडन। खंडन की प्रक्रिया में जो फिलामेंट तंतुयुक्त शैवाल होते हैं, जैसे स्पायरोगायरा का जो तंतु है, जैसे मान लीजिए है स्पायरोगायरा, इस स्पायरोगायरा में जब इसका परिपक्व तंतु, इसका एक भाग जब टूट करके यहाँ से अलग हो जाता है और इस अलग हुए भाग से एक दूसरा नया तंतु बन जाता है, तो इस प्रकार की जो क्रिया होती है इसको हम खंडन क्रिया कहते हैं। ये आपकी शैवालों में, स्पायरोगायरा में इस प्रकार से खंडन की क्रिया होती है। तो ये अलैंगिक जनन की प्रक्रिया आपकी जो है पादपों में संपन्न होती है।
बच्चों, अलैंगिक जनन की प्रक्रिया के पौधों में आपने 4 विधियां पढ़ी। इसके बाद कायिक जनन आता है। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन। इस कायिक जनन की विधि में थोड़ा सा इसमें आप जान लीजिए, इसके बारे हम आपको विस्तृत रूप में कल बताएंगे कि कायिक जनन में जो है इसमें पौधे के पुष्पीय भाग को छोड़कर अन्य किसी भी भाग से नए पौधे के बनने की प्रक्रिया को कायिक जनन कहते हैं। चाहे जड़ हो, चाहे तना हो, चाहे पत्ती हो, इन भागों द्वारा जो नए पौधे बनते हैं उसको हम कायिक जनन कहते हैं। तो कायिक जनन के बारे में कल के क्लास में आपको विधिवत समझाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।